अधिकांश इसके चांसेस हैं कि ये बीए में पूछ सकता है, बीएलएलबी में पूछ सकता है और एलएलबी में पूछ सकता है कि हमारा मैथ्स का सिलेबस जो कि जनरल टेस्ट के अंदर आता है वो किस तरीके से डिवाइडेड होगा हम लोगों का। लेकिन हम लोग फिर भी इसमें कुछ चीज़ें रखे हैं जो कि आप लोगों के 8th के बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि भैया मैं फिर से बोलूँगी कि एनटीए वालों का भरोसा नहीं है कुछ भी। कोई भी फ्रेंड ने हवा बना दिया है कि गणित बहुत कठिन विषय है तो इस हवे को एकदम निकाल दीजिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहराती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और इसी तरीके से आपको अपनी राह कांटों में बनानी है और चलते जाना है और CUET एंट्रेंस को क्लियर करना है। ये जो कांटे एनटीए ने बिछाए हैं अलग अलग तरीके से, उन कांटों को आप लोगों को हटाना है और अगर कोई चुभ भी जाए तो उन कांटों को फेंक देना है अपने राह से और अपना एंट्रेंस क्लियर करना है। और इसी रास्ते को आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं जनरल मैथ्स का सिलेबस लेके। जनरल मैथ्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के पूछे जाएंगे। हालांकि एनटीए ने बोल तो दिया है कि 8th लेवल तक पूछा जाएगा, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ तक पूछ ले, तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस तक पढ़ेंगे ताकि अगर एनटीए जो है ज़्यादा पूछ भी दे तो हम लोगों को दिक्कत ना आए। सिलेबस को समझने से पहले आप लोगों को कुछ चंद बातों का ख्याल रखना है, तो चलिए पहले उन बातों पे बात कर लेते हैं। तो पहली बात ये है कि हम लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जो जनरल मैथ्स का सिलेबस है वो किस टॉपिक में पूछेगा। पहले तो BHU जब एंट्रेंस लेता था तो आप लोगों का जनरल मैथ्स एक अलग से विषय आता था जो कि आप लोगों को BA में पूछता था, BLLB में पूछता था, BSc AG में पूछता था, अलग अलग जगहों पे पूछता था आप लोगों से। लेकिन अब जनरल मैथ्स रह ही नहीं गया है। अब आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो जनरल टेस्ट के नाम से होगा, जिसमें आप लोगों के कुल 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आप लोगों को 60 सवाल करने हैं। ठीक, कितने सवाल करने हैं? 60 सवाल करने हैं। अब वो आप लोगों का कौन कौन से पोर्शन में डिवाइडेड है, वो जो है आप लोगों का वो डिवाइडेड है जीके में, करंट अफेयर्स में और उसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी में, जिसमें आप लोगों को रीजनिंग और मैथ्स पूछेगा। अब रीजनिंग में आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग ये सब पूछेगा और एक दूसरा आप लोगों को पूछेगा जनरल मैथ्स। हालांकि मैथ्स हम लोग BSc के लिए भी पढ़ते हैं वो, लेकिन एक अलग मैथ्स है और ये वाली जो मैथ्स है आप लोगों की एक दूसरी मैथ्स है, तो इसको उससे कंपेयर नहीं करना है। वो आप लोगों की 12th 11th लेवल की है, हालांकि उसमें भी अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कहाँ तक की मैथ्स है? यहाँ पे आप लोगों की 8th क्लास तक की मैथ्स है, जो कि थोड़ा सा एडवांस करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चंस में हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये जनरल मैथ्स एक अलग मैथ्स है ये आप लोगों की। अब ये दूसरी बात रही कि कौन कौन से विश्वविद्यालय में आप लोगों से ये जनरल टेस्ट पूछेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन कौन से विश्वविद्यालय में ये टेस्ट पूछेगा। एनटीए ने ये जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग विश्वविद्यालयों पे सौंप दी है, जिनका मन करेगा वो लेंगे इस जनरल टेस्ट को। अब वो जब तक विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस नहीं आ जाती है तब तक हम क्लियर नहीं बता सकते हैं आप लोगों को कि ये जनरल टेस्ट जो है वो BA में पूछेगा, कि BA LLB में पूछेगा, कि BSc AG में पूछेगा, कि BSc मैथ में पूछेगा, BSc बायो में पूछेगा, हम किसी को भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को देखें और आगे की ओर बढ़ें तो ये अधिकांश इसके चांसेस हैं कि ये BA में पूछ सकता है, BLLB में पूछ सकता है और LLB में पूछ सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। जब आप लोगों की विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस आएगी तब हम लोग इसके ऊपर अच्छे से क्लियरिटी दे सकते हैं और आप लोगों को उस समय और अच्छे से वीडियो बना के दिया जाएगा। लेकिन अब तक जब ये आप लोगों को वीडियो दिख रही है, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि ये BA में, BLLB में और LLB में पूछा जा सकता है, तो इसको जनरल टेस्ट की तरह पढ़िए और जिसमें आप लोगों को जनरल मैथ्स पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सिलेबस जानने से पहले समझना था। अब हम लोग समझते हैं कि हमारा मैथ्स का सिलेबस जो कि जनरल टेस्ट के अंदर आता है वो किस तरीके से डिवाइडेड होगा हम लोगों का। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा जनरल मैथ्स है
वो दो भागों में बटा हुआ है। कौन से दो भागों में बटा हुआ है? एक एडवांस है और एक आप लोगों का अर्थमेटिक वाला पोर्शन है। एक एडवांस पोर्शन है, एक अर्थमेटिक वाला पोर्शन है आप लोगों का। ठीक, अब भैया ये क्या बोल दिया मैम ने आप लोगों के, एक ये एडवांस पोर्शन है, एक अर्थमेटिक का पोर्शन है आप लोगों का। तो भैया भूल जाइए इसको कि क्या होता है एडवांस, क्या होता है अर्थमेटिक। इस तरीके से समझिए कि अगर मैं अंग्रेजी के विषय को गणित के विषय के साथ पढ़ूंगी तो मुझे हौच पौच होने लगेगी ना। एक या तो मैं शब्दों की लैंग्वेज को पढ़ूं या तो मैं मैथ्स नंबर्स की लैंग्वेज को पढूं, एक समय में मैं कोई एक ही काम कर सकती हूँ। उसी तरीके से आप लोगों का, इसीलिए मैथ्स को, जनरल मैथ्स को एडवांस और अर्थमेटिक में बांटा गया है, क्योंकि आप लोगों को आसानी हो जाए गणित पढ़ने में। इस तरीके से, क्योंकि हम लोग इसको साथ में पढ़ेंगे तो हम लोगों को थोड़ा हौच पौच होने लगेगा दिमाग में, इसीलिए हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। और एडवांस पोर्शन को आप लोगों का पढ़ने का तरीका अलग होगा, अर्थमेटिक को पढ़ने का आप लोगों का तरीका अलग होगा। अर्थमेटिक में हम लोग ज़्यादातर नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे हम लोग, और एडवांस के पोर्शन में हम लोग बात करेंगे अपने फॉर्मूलाज की, फिर लॉजिकल की। मतलब इन ऑल आप लोगों का यहाँ पे ज़्यादा हाथ चलेगा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, और यहाँ पे आप लोगों की ज़्यादा बुद्धि चलेगी, आप लोगों को क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चंस की बात आ रही है तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोगों से कुल जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चंस पूछेगा, 75 क्वेश्चंस पूछेगा, जिनमें से आप लोगों को 60 सवाल करने हैं, 60 सवाल करने हैं आप लोगों को। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि 60 जो 75 आप लोगों से सवाल पूछ रहा है उसमें से कितना पोर्शन आपका जीके का रहेगा, कितना पोर्शन आपका करंट अफेयर्स का रहेगा, कितना पोर्शन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी दो भाग है, एक रीजनिंग का भाग, एक गणित का भाग। तो आप लोगों से मान लीजिए जनरल मैथ्स में 10 सवाल पूछता है तो भी आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, 20 सवाल पूछता है तब भी इसके लिए तैयार रहिए, 5 सवाल पूछता है तब भी इसके लिए तैयार रहिए, और 75 का 75 सवाल अगर जनरल मैथ से पूछ लेता है तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक, सारे तरीके से हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी क्या होंगे और कैसे दो भागों में बटा होगा हम लोगों का ये सिलेबस, एडवांस और अर्थमेटिक। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस की, कि सिलेबस में टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं आप लोगों के। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हालांकि बहुत सारा टॉपिक है यहाँ पे सिलेबस में, हम लोग इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि आप लोगों को 100 लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके जनरल मैथ्स के ही, तो आप लोग तो अलग चीज़ें पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर आप लोग दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आप लोगों को मिनिमम टू मिनिमम लेक्चर्स में देंगे ताकि आप लोगों का जनरल मैथ्स का काम भी बन जाए और आप लोगों से सवाल भी हो जाए। ठीक, हालांकि यहाँ पे आप लोगों का बीए सिलेबस लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। यहाँ पे आप लोग इसको काट दीजिए क्योंकि हम लोगों को अभी नहीं पता है कि ये कहाँ पूछेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि अधिकांश चांसेस आप लोगों के बीए एलएलबी और एलएलबी में पूछने के हैं। तो चलिए देखते हैं। जो शुरुआत के पहले 9 टॉपिक हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के एडवांस के पोर्शन के टॉपिक है। कौन से पोर्शन के टॉपिक है? एडवांस के पोर्शन के टॉपिक हैं। और बाकी के जो टॉपिक हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। पहले जब एनटीए का सिलेबस नहीं आया था तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें ऐड थे एडवांस में, जो कि अब हटा दिए गए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इसमें कुछ चीज़ें रखे हैं जो कि आप लोगों के इर्द के बाहर की चीज़ें हैं। क्योंकि भैया मैं फिर से बोलूँगी कि एनटीए वालों का भरोसा नहीं है कुछ भी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक जो है आप लोगों का वो है अलजेब्रा, बीजगणित, जिसमें अगर मैं ये चीज़ लिखूं तो आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, क्योंकि आप सबको ये वाला फॉर्मूला जो है वो पता है। ये वाला फॉर्मूला जो है आप सबको पता है। ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² प्लस में 2ab। तो इसी तरीके के ढेर सारे फॉर्मूलाज हम लोगों को पढ़ना है अलजेब्रा में, माने कि किसमें? बीजगणित में। तो इस तरीके के फॉर्मूलाज आप लोगों को मिलेंगे अलजेब्रा में। और फिर हम लोगों का आएगा ज्यामिति, मतलब ज्योमेट्री। इसमें आप लोगों को शेप्स के बारे में बात करनी होगी।
शेप्स ही नहीं, आप लोगों को लाइन, रेखा के बारे में भी बात करनी पड़ेगी और आकार के बारे में बात करनी पड़ेगी। किस तरीके के आकार, जैसे 3 साइड वाले को ट्रायंगल माने त्रिभुज कहते हैं, स्क्वायर माने वर्ग कहते हैं। उसी तरीके से अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सर्किल के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, माने कि सारे 2D पिक्चर, 2 आयामी पिक्चरों के बारे में बात करेंगे। उनके एरिया पेरीमीटर के बारे में बात नहीं हम लोग इसमें करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, जो 4 साइड वाले होते हैं पॉलीगन वो कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग ये सब चीज़ें बात करेंगे, ठीक। और फिर उनके एरिया की, उनके क्षेत्र की, उनके पेरीमीटर की हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन में, जिसमें हम लोग इनका परिमाप पढ़ेंगे, पेरीमीटर पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे, किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें हम लोग किस में बात करेंगे, मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति में बात करेंगे हम लोग, ठीक। इसमें हम लोगों का 2 भागों में बटा रहेगा, एक 2D एक 3D। 2D माने 2 आयामी और 3D माने 3 आयामी पिक्चर्स। 2D पिक्चर्स में क्या आता है, जैसे सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब चीज़ें आप लोगों की किस में आती हैं, 2D पिक्चर्स में आती हैं। और 3D पिक्चर्स में कैसी पिक्चर्स आएंगी आप लोगों की, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, ये सब चीज़ें आप लोगों की 3D पिक्चर्स में आएंगी। और इनके हम लोग किस किस के बारे में बात करने वाले हैं, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग अपने मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। उसके बाद आता है आप लोगों का पावर, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, मतलब घात, घातांक और करनी, जिसमें हम लोग बात करेंगे ए की पावर। मान लीजिए कोई भी नंबर को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बार लिखते हैं, 2 को हम लोगों ने कम से कम 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये लिखने में मुझे आसानी है ज़्यादा कि ये लिखने में आसानी है, ये लिखने में आसानी है ना। तो इस बार इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से नंबरों को पावर में लिख सकते हैं और फिर हम लोग उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके कुछ हम लोग नियम पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चौथे चैप्टर में। उसके बाद आता है आप लोगों का सांख्यिकी, मतलब स्टैटिस्टिक्स। ये थोड़ा सा आप लोगों का 8वीं कक्षा से बाहर आता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इसको पढ़ना है क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं बता दूं, एलजेब्रा आप लोगों का लिखा हुआ है वहाँ पे, तो एलजेब्रा में ना ये सब टॉपिक्स इंक्लूडेड रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, ये समझ में आ रहा है या फिर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि एलजेब्रा में वो क्या क्या पूछ देगा आप लोगों से। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये आगे पढ़ना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहिए, प्रोबेबिलिटी जो है हम लोगों को वो भी पढ़ना होगा। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे मीन, मोड, मीडियन के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को बस क्लियर हो जाए, तो सवाल आए तो हम लोगों से ऐसा ना हो कि हिले ना सवाल। उसके बाद होता है हम लोगों का प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ करने की कितनी संभावना है। जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, इसकी कितनी संभावना है। या फिर आप लोगों से पूछा जाए कि कल मैं ये मैम की क्लास करूंगा कि नहीं करूंगा, या करूंगी कि नहीं करूंगी, इसकी कितनी संभावना है। मतलब संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। चलिए, मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं छेड़ूंगी, आप लोग आगे खुद ही समझदार हैं, तो इसमें हम लोग करेंगे संभावनाओं के बारे में बात। अब आता है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसमें आप लोग देखिए, ये चैप्टर आप लोगों को अलग से इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये दोनों चैप्टर 7वां और 8वां लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण, आप लोगों को बस इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये आप लोगों के सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगा। आप लोगों के जो यहाँ पे सवाल आएंगे ना आप लोगों के इन सब में, उसका इनका मदद होके आप लोगों का सवाल होगा, इसीलिए आप लोग इनको अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक, बस आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाएगा इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए ऐसी दिखती है आप लोगों की कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और लीनियर इक्वेशन जो है आप लोगों की वो ऐसी दिखती है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा और इनका इस्तेमाल अलग अलग चैप्टर में आप लोगों के होगा। फिर आप लोगों का आता है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, मतलब कि कोई भी चीज़ों को आप लोग किस तरीके से, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3,
तो मैं इसको 2 भागों में बांट दी, मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर दी, इनका गुणनखंड कर दी, मैं फैक्टराइज कर दी इनको। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन में। हालांकि ये ऐसा नंबर का नहीं पढ़ेंगे, ये तो काफ़ी आसान सी चीज़ हो जाती है, थोड़े और कॉम्प्लेक्स चीज़ों का पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, आप लोगों के कोर्स से ही रिलेटेड होगा, जितना आप लोगों की ज़रूरत होगी उतना ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही इसको सम्मिलित करके आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। ठीक, तो ये आप लोगों का 9वें चैप्टर तक किसका था, आप लोगों का सिलेबस, एडवांस मैथमेटिक्स का सिलेबस था। हालांकि मैं बता दूं कि 2 भागों में बांटने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है एडवांस ये गणित को, बस इसीलिए बांटा जाता है क्योंकि आप लोगों को आसानी हो जाए इनको करने में। ठीक, इसीलिए बांटा जाता है आप लोगों का, वरना गणित तो गणित है, चाहे आप लोग एडवांस में पढ़ें, चाहे अर्थमेटिक में पढ़ें, चाहे बीएससी के लिए पढ़ें, किसी के लिए भी पढ़ें, गणित तो गणित है आप लोगों की। फिर उसके बाद आएगा आप लोगों का जो कि आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, ये अर्थमेटिक का पहला चैप्टर है और मैथ्स का भी पहला चैप्टर आप लोगों का रहेगा, जिसका नाम है आप लोगों का नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में आप लोग नंबरों के बारे में पढ़ेंगे कि आप लोगों की नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, मतलब, और फिर आप लोगों का रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, रियल नंबर माने वास्तविक संख्या क्या होती है, फिर आप लोगों का पूर्णांक क्या होता है, मतलब इंटीजर क्या होता है, फिर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि नंबर कितने तरीके के होते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग नंबर सिस्टम में करेंगे। आप लोगों का जो ना अर्थमेटिक है ना, वो सबसे ज़्यादा बोर्ड मास पे डिपेंड है आप लोगों का, मतलब कैलकुलेशन पे डिपेंड है आप लोगों का। ठीक, कैलकुलेशन अच्छी तो आप लोगों का अर्थमेटिक अच्छा। उसके बाद आता है आप लोगों का 11th परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 में वो कुछ कितना है, मतलब 30% लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर 100 चीज़ लिए तो उसका 30 लोग उसमें भागीदारी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब अनुपात एवं समानुपात, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, 2/5, मतलब इसको हम लोग कहते हैं 2:5। इसी तरीके से अगर मैं 4/10 लिख दूं तो इसको भी मैं 2/5 ही बोल सकती हूँ। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन में। उसके बाद आता है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त रोहन से 10 रुपया उधार लिया और आपने उसको वादा किया कि 10 दिन बाद आप दे देंगे उसको। जब आप 10 दिन बाद उसको देने गए तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आज 10 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 12 रुपये चाहिए। अब रोहन क्यों आपसे 12 रुपये मांग रहा है, क्योंकि 10 दिन पहले इस 10 रुपये की कीमत 10 रुपये थी, लेकिन वही 10 दिन बाद इसकी कीमत 10 रुपये से होके 12 रुपये हो गई है। जब आप बैंक लोन लेने जाते हैं तो यही काम करता है आप लोगों का कि उसमें कुछ कुछ इंटरेस्ट बढ़ा देता है आप लोगों का। जो 2 रुपया हो गया आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ा, सीधी सीधी मोटी मोटी बातों में आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ। तो वही इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटरेस्ट भी जो है वो 2 प्रकार का होता है। अब इसको हम लोग लेक्चर में सीखेंगे, अभी नाम जान जाइए कि क्या है आप लोगों का। पहला है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, और दूसरा है आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ेंगे। अभी किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग लेक्चर में बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। उसके बाद आता है आप लोगों का प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि लाभ एवं हानि। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा छोटे छोटे मोटे मोटे बातों में समझते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको अपने किसी पुरुष मित्र को या महिला मित्र को कुछ तोहफा देना है, तो आपने खरीद लिया भैया 10 रुपए का तोहफा, और जब आप लोग गए उसको देने के लिए तो वो बोल दिया अब नहीं नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं रखनी है, अपना तोहफा अपने पास ले जाओ। अब आप मुंह उदास करके बैठे हैं कि आपका 10 रुपया फालतू चला गया, तो आप लोग क्या करेंगे, उस 10 रुपए के तोहफे को वापस कर देंगे। तो जब आप दुकानदार के पास गए वापस करने, तो दुकानदार बोला भैया नहीं, अब मैं इस 10 रुपए में वापस नहीं करूँगा, अब तो मैं आपको बेच चुका हूँ, अगर आपको वापस करना है तो 8 रुपये लो तो दे दो मेरा तोहफा मुझे वापस। तो भैया आप सोचेंगे कहाँ 10 रुपया नुकसान हो रहा है, कहाँ 2 रुपया नुकसान हो रहा है, तो चलो 2 रुपया नुकसान करके ही मैं क्या करूँ, उस तोहफे को वापस कर दूँ। तो आपको 8 रुपये मिले, लेकिन आपने वो कितने का लिया था, 10 रुपये का लिया था। इसका मतलब हो गया कि आपको 2 रुपये का हानि हो गया, मतलब लॉस हो गया। और वही दुकानदार को कितने रुपए का फायदा हुआ,
₹2 का फायदा हो गया, क्योंकि उसको अब 8 ही रुपये, मतलब वो आप लोगों का 8 ही रुपये का बेचा उसने, तो उसको वहां पे हो गया प्रॉफिट दुकानदार को, और आपको हो गया लॉस। तो यही आप लोगों को पढ़ना है प्रॉफिट और लॉस में। ठीक, इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा आप लोगों का? आएगा डिस्काउंट। अब भैया डिस्काउंट हम महिलाओं को खूब पसंद है, तो मुझे लगता है ये महिलाएं ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगी जो कि लड़कियां हैं, लेकिन हर जगह डिस्काउंट में नहीं फंसना चाहिए आप लोगों को। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप लोगों की 100 रुपये की है, तो आज वो 80 रुपये की बिक रही है, तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट है आप लोगों के पास, तो उस डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। 20 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, हालांकि ये सब ना हर जगह नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें झूठ होती हैं। वो होगा आप लोगों का 100 रुपये का ही, लेकिन उस पर आप लोगों को बस बोल दिया गया कि आप लोगों को 80 रुपये देना है। ठीक, और होगा उसका असली दाम 80 रुपये ही होगा, इसीलिए आप लोगों को बस बेवकूफ़ बना के 80 रुपये आप लोगों से जीतने के लिए उसका दाम बढ़ा के उसके एक्यूरेट दाम पे बेच देता है, और वही डिस्काउंट आप लोगों को बता देता है। तो वही आप लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है? डिस्काउंट पढ़ना है। उसके बाद क्या आएगा आप लोगों का? एवरेज, मतलब औसत। किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। वो हम लोग नंबर्स का ही एवरेज यहाँ पे निकालना सीखेंगे। उसके बाद आएगा आप लोगों का एज रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब उम्र संबंधित प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए आज मेरी उम्र इतनी है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, कुछ इक्वेशन से आप लोगों का सॉल्व होगा, जिसमें आप लोगों का लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय समीकरण काम करेगा आप लोगों का। वो दोनों चैप्टर आप लोगों के अलग अलग टॉपिक को सॉल्व करने में काम करने होने वाले हैं आप लोगों के। उसके बाद आएगा आप लोगों का पार्टनरशिप, मतलब कि साझेदारी। इसका मतलब कि 2 लोग मिलके कोई काम को आसानी से ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये हम लोगों की साझेदारी रहेगी। इस चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आएगा आप लोगों का मिश्रण एवं अनुपात। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए पानी में हम लोगों ने कुछ रसना मिला दिया, तो अब रसना का जो है वो रसना और पानी का मिक्सचर हो गया, तो कुछ अनुपात रसना का बढ़ गया पानी के अंदर। इसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक, तो कितना मिक्सचर बढ़ गया, कितना अनुपात बढ़ गया, ये सब चीज़ें हम लोगों का यहाँ पे आएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं दूसरा है हम लोगों का नल और टंकी, जिसका मतलब होगा कि नल में अगर आप लोगों का पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, तो किस मतलब मान लीजिए वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम एक मिनट में जा रहा है। अगर 2 पाइप हैं आपको कि तो किस पाइप में ज़्यादा पानी जा रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आता है आप लोगों का समय, गति और दूरी। इसमें आप लोग देखेंगे कि कितने समय में मैं कितना दूरी तय कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं यहाँ से अभी 2 सेकंड में मैं यहाँ पे गई, तो यहाँ पे मेरी गति धीरे थी और मैं वही तुरंत चली गई। इसका मतलब हो गया कि मैं कम समय में आ गई, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो गति थी वो ज़्यादा थी। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर हम लोग धीरे धीरे चलते हैं तो हम लोग देर से पहुँचेंगे, अगर हम लोग जल्दी चलते हैं तो हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। तो ये हम लोगों का समय, दूरी और डिस्टेंस आपस में किस तरीके से ये रिलेटेड होंगे, तो ये हम लोगों का होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला से हम लोग ये सारा का सारा काम करेंगे। हालांकि आप लोगों का ये फॉर्मूला भी आप लोग जब पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक, अभी हम लोग और अच्छे से भी समझेंगे। उसके बाद है आप लोगों का ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब कि ट्रेन आधारित प्रॉब्लम। ये तीनों जो चैप्टर है आप लोगों का, वो आप लोगों का इंटरलिंक चैप्टर है। ठीक, ये आप लोगों का इंटरलिंक चैप्टर है आप लोगों का, क्योंकि इसमें भी आप लोग ट्रेन का स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे और टाइम निकालेंगे कि कितने समय में ये जा आ रहा है। ठीक, यहाँ पे भी आप लोग यही चीज़ें निकालेंगे। बस ट्रेन का निकालेंगे तो इसको एक अलग से समझने के लिए आप लोगों को अलग से बताया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे नाव का निकालेंगे, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस हम लोगों को अलग से इसलिए बताना है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए नाव वाले प्रॉब्लम को समझने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तीनों टॉपिक पूरे के पूरे इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों एक ही चैप्टर है, लेकिन इन लोगों को अलग अलग पढ़ना, हमारा कोई भी चीज़ को आसान करना है, इसीलिए हम लोग इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये रहा आप लोगों का गणित जनरल मैथ्स का सिलेबस, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस जो है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी सिलेबस समझने में। और दूसरी चीज़, जिसको भी डर लगता है भैया मैथ्स से, वो डर लगाना छोड़ दे मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल भी कठिन विषय नहीं है। हम लोगों के जो पूर्वज है ना,
चलिए मैं आप लोगों की नहीं बात करती हूँ, मैं ही बताती हूँ अपने बारे में। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे भैया दीदी ने बोला कि तुम एक दिन मैं मैथ का सवाल लगा रही थी तो मुझे बोला तुम मैथ को इतने चाव से कैसे पढ़ सकती हो, इतना डरावना विषय है मैथ। तो फिर मुझे भी डर लगने लग गया मैथ से, तो मैंने थोड़े दिनों के लिए लगाना छोड़ दिया। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा चलो लगाते हैं, तो मुझे फिर से अच्छा लगने लगा। तो मुझे थोड़े दिनों के लिए मुझे डर बन गया, क्योंकि मेरे भैया दीदी ने मुझे डर पैदा करा दिया। लेकिन मैथ मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं उसको रोज़ 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 लगाती थी। और आज ये हालत है कि आज मैं अपनी जो MSc है, मतलब मास्टर्स जो है, वो गणित विषय से ही कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों के भी मन में, आप लोगों के बड़े भैया बहन ने या कोई भी फ्रेंड ने हवा बना दिया है कि गणित बहुत कठिन विषय है, तो इस हवे को एकदम निकाल दीजिए दिमाग से, क्योंकि ये सबसे आसान विषय है आप लोगों का। और विषयों में, हिंदी में, अंग्रेजी में, इन सब में आप लोगों को चीज़ें याद करनी पड़ती है कि कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है, कहाँ पे मात्रा लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी है। हिस्ट्री में डेट्स याद करनी होती है, जगहों के नाम याद करने होते हैं। मैथ्स में आप लोगों को कुछ याद नहीं करना होता है। क्या करना होता है? समझना होता है चीज़ों को आप लोगों को। तो समझते हैं तो हम लोगों को आसानी से हो जाता है कार्य। तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्या छोड़ना होगा? याद करना छोड़ना होगा और समझना स्टार्ट करना होगा। और हम लोग हर चीज़ को समझ समझ के करेंगे और मैथ्स को एकदम इंजॉय करके पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का भी मैथ्स जो है फेवरेट विषय बनने वाला है इस पूरे की पूरी जर्नी में। अब हमारी जो आगे की 2 महीने की जर्नी होगी वो बहुत ही दिलचस्प होगी। बाकी मैंने अपने एंड से आप लोगों को हर तरीके के सवाल के जवाब दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर डाउट आप लोगों का रिजनेबल होगा तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपने लेक्चर्स में इन सब चैप्टर्स के साथ एंजॉय करते हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।